नमस्कार। तारीख है 3 नवंबर 2025 और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सरकारी वेबसाइट्स, इन सब से जो भी यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी खबरें और एनालिसिस हैं, वो सब लेकर आए हैं। बिल्कुल। आज के एजेंडा में क्या क्या है देखिए। भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना, आरएनडी के लिए एक नया बहुत बड़ा फंड। हाँ, वो 1 लाख करोड़ वाला। वही। फिर अमेरिका चीन के बीच सैन्य बातचीत की बहाली, दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण और उसका हेल्थ पर असर। वो तो हर साल की कहानी है। हाँ, लेकिन इस बार कुछ नया आंकड़े हैं। फिर उड़ीसा का नया सेमीकंडक्टर प्लांट, सिख वाला है ना। हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड वाला। और आखिर में सेना का बड़ा अभ्यास त्रिशूल। काफी कुछ है आज। हाँ जी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। ये जानकारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए काम आने वाली है। शुरुआत करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना ये शुरू हो गई है। ये क्या है और मतलब क्यों खास है ये? हाँ देखिए, ये है तो 5वीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना, मतलब नेशनल मरीन फिशरी सेंसस, एमएफसी। लेकिन खास इसलिए है क्योंकि ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल है। पूरी तरह डिजिटल? हाँ, और जियो रेफरेंस्ड भी। इसका मतलब है कि जो भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो किसी मछुआरे का घर हो या नाव हो, उसे उसकी सटीक भौगोलिक लोकेशन, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ टैग किया जा रहा है। अच्छा। ये जनगणना 3 नवंबर से शुरू हुई है और 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी, पूरे 45 दिन। और इसका स्केल भी काफी बड़ा है। इसमें 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो रहे हैं। करीब 4000 समुद्री मछली पकड़ने वाले गांव। अरे वाह। और इनमें रहने वाले लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा मछुआरा परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। 12 लाख परिवार, ये तो बहुत बड़ा कवरेज है। बिल्कुल। और सोचिए, जो पहले पारंपरिक कागजी सर्वे होते थे, उनसे हटकर अब ये रियल टाइम ऐप बेस्ड डेटा कलेक्शन सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है, मतलब एक मेजर लीप है। सही है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसकी अहमियत क्या है? कहाँ फिट होता है ये सिलेबस में? देखिए, ये कई जगह फिट होता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स वाला जो हिस्सा है वहां, और जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी मिशंस, वहां भी। अच्छा। प्रीलिम्स के लिहाज से देखें तो कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे इसे लागू कौन कर रहा है। तो इसमें CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और FSI यानी फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया शामिल हैं। CMFRI और FSI, ओके। फिर जिस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम पूछा जा सकता है वियास स्वीट, VYAS। VIS स्वीट, ठीक है। अलीद किन सरकारी योजनाओं से जुड़ा है? तो 2 मुख्य योजनाएं हैं। PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हाँ, ये तो सुना है, नीली क्रांति वाली। बिल्कुल। और दूसरी है PMMKSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये इस क्षेत्र की पहली डिजिटल जनगणना है? तो हाँ, ये पहली है। अच्छा। और मेंस के लिए? मेंस के लिए तो ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। ई गवर्नेंस का उदाहरण है, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है उसका उदाहरण है, ब्लू इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं जैसे मछुआरे, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे किया जाए, और फिशरी सेक्टर की जो चुनौतियां हैं उन पर सवालों के जवाब में इसे कोट किया जा सकता है। इंटरव्यू में भी टेक्नोलॉजी के रोल पर बात हो सकती है। हाँ। इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब इस जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक है। फिशरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 28 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख लोगों को इससे आजीविका मिलती है। 2 करोड़ 80 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन इस सेक्टर में चुनौतियां भी बहुत है, जैसे ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत होता है, करीब 20-25%, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, और फिर क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही। सही कहा। तो सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही योजनाएं लाई हैं, जैसे PMMSY, जिसका बजट 20,050 करोड़ का है। उसका लक्ष्य है नीली क्रांति लाना। 20,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ। और दूसरी है PMMKSSY, जिसका बजट 6,000 करोड़ से ज्यादा है। इसका मकसद है फिशरीज सेक्टर को फॉर्मलाइज करना, मतलब उसे औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना और छोटे उद्यमों को सपोर्ट देना। तो ये जनगणना
इन योजनाओं में कैसे मदद करेगी? इससे जो सटीक डेटा मिलेगा वो इन योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। पता चलेगा कहाँ क्या ज़रूरत है, किन लोगों तक मदद पहुंचानी है। बल्कि जो PMMKSY योजना है उसके तहत वित्तीय लाभ पाने के लिए इस डिजिटल जनगणना के जरिए NFDP यानी नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? जी हाँ, मैंडेटरी है। आपने कुछ की टर्म्स इस्तेमाल किए थे। जियो रेफरेंस्ड तो समझा दिया, ये NFDP और ब्लू इकोनॉमी क्या है, और व्यास का फुल फॉर्म? हाँ, NFDP मतलब नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये एक सेंट्रल डिजिटल मंच है जहां सभी मछुआरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। ओके, एक नेशनल डेटाबेस। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करके आर्थिक विकास करना, लोगों की आजीविका सुधारना और रोजगार पैदा करना। सस्टेनेबल यूज पर जोर है। सस्टेनेबल यूज, ठीक है। और व्यास का फुल फॉर्म है वेसल एंड यील्ड असेसमेंट सिस्टम। ये CMFRI ने डेवलप किया है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि ऐप्स का एक पूरा सेट स्वीट है जिससे डेटा कलेक्ट और मॉनिटर किया जाता है। इसमें व्यास नाव, व्यास भारत, व्यास सूत्रा जैसे अलग-अलग मॉड्यूल हैं। व्यास, वेसल एंड यील्ड असेसमेंट सिस्टम, गॉट इट। तो प्रीलिम्स के लिए क्विक पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? पहला, जनगणना की अवधि 45 दिन 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025। दूसरा, कवरेज करीब 1.2 मिलियन परिवार, 4000 गांव, 9 राज्य, 4 UTs। तीसरा, डिजिटल टूल व्यास ऐप सूट। चौथा, योजनाओं से लिंक NFDP पर रजिस्ट्रेशन PMMKSY का लाभ के लिए अनिवार्य। और लागू करने वाली एजेंसीज? हाँ, समन्वय कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, नोडल एजेंसी है ICAR CMFRI और ऑपरेशनल पार्टनर है FSI। ठीक है, अब आते हैं मेंस एनालिसिस पर। शासन, अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका असर क्या होगा, थोड़ा और विस्तार से बताइए। शासन की नजरिए से देखें तो ये पारंपरिक कागजी तरीकों से डिजिटल की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बढ़ेगी और डेटा की क्वालिटी सुधरेगी। ये गुड गवर्नेंस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। आर्थिक रूप से ये जो सटीक डेटा मिलेगा, ये ब्लू इकोनॉमी के लिए एक तरह से नींव का पत्थर, कॉर्नरस्टोन है। इससे PMMSY योजना के तहत टारगेटेड इंटरवेंशन किए जा सकेंगे, जैसे कहाँ बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है, कहाँ कोल्ड चेन बनानी है, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना है। बिल्कुल। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखें तो ये मछुआरों को एक फॉर्मल आइडेंटिटी, एक औपचारिक पहचान देता है। इससे उन्हें PMMKSY जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और बीमा वगैरह का लाभ आसानी से मिल सकेगा। ये पूरे सेक्टर को फॉर्मलाइज करने और कल्याणकारी लाभों को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हाँ, ये फॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में ये टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाशिए पर पड़े समुदायों यानी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को राज्य की कल्याणकारी मशीनरी से जोड़ा जा सकता है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसमें? देखिए, डेटा तो आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं। पहला, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, क्षमता निर्माण जारी रखना होगा ताकि लोग इस सिस्टम को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। हाँ, ट्रेनिंग वगैरह। तीसरा, इस डेटा को अन्य डेटा सेट के साथ इंटीग्रेट करना होगा ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर मिल सके। और चौथा, इस डेटा के आधार पर साक्ष्य आधारित नीतियां बनानी होंगी ताकि फिशरीज मैनेजमेंट सस्टेनेबल हो सके। सही है। तो कुल मिलाकर ये जनगणना सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत के फिशरी सेक्टर के आधुनिकीकरण और औपचारिकता, मॉडर्नाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन की दिशा में एक बुनियादी फाउंडेशनल कदम है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पहल है ये। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने ESTIC 2025 का उद्घाटन किया है और साथ ही निजी क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI फंड की शुरुआत की है। 1 लाख करोड़। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और ये कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ।
ESTC जो है मतलब इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये इसका पहला संस्करण है। अच्छा, पहला ही ESTC है ये? हाँ, और ये जो 1 लाख करोड़ का R&D स्कीम फंड है, इसका मकसद है भारत के इनोवेशन लैंडस्केप में जो एक महत्वपूर्ण कमी है उसे पूरा करना। कमी क्या है? कमी ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर R&D में ज्यादा निवेश नहीं करता। तो ये फंड प्राइवेट सेक्टर लेड R&D इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने मतलब कैटलाइज करने के लिए बनाया गया है। तो UPSC के लिए इसकी क्या अहमियत है? ये GS पेपर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस एंड टेक वाला हिस्सा और इंडियन इकोनॉमी वाला हिस्सा, दोनों के लिए। प्रीलिम्स में R&D फंड के बारे में पूछा जा सकता है, कितनी राशि है, उद्देश्य क्या है, और एस्टिक 2025 के बारे में भी, किसने आयोजित किया, विषय क्या थे। और मेंस में? मेंस में सवाल बन सकते हैं भारत में R&D की स्थिति पर। प्राइवेट सेक्टर कम R&D क्यों करता है, उसके कारण पूछे जा सकते हैं। RDI फंड का महत्व क्या है और इसका आर्थिक विकास पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। इंटरव्यू में भी इनोवेशन कल्चर, सरकार बनाम निजी क्षेत्र की भूमिका और विकसित भारत एट 2047 पर चर्चा हो सकती है। भारत में R&D की वर्तमान स्थिति क्या है? आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर कम निवेश करता है, आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, भारत का जो R&D पर कुल खर्च है, जिसे GERD यानी ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च कहते हैं, वो GDP का लगभग 0.64% ही है। सिर्फ 0.64%? हाँ, सिर्फ 0.64%। इसकी तुलना अगर हम अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से करें तो वो अपनी GDP का 2 से 3% या उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। ओह, काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी, स्ट्रक्चरल वीकनेस, ये है कि भारत में ज्यादातर R&D खर्च लगभग 60% से ज्यादा सरकार करती है, जबकि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहाँ प्राइवेट सेक्टर का योगदान 70% से भी अधिक होता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ उल्टा है, सरकार ज्यादा करती है, प्राइवेट सेक्टर कम। बिल्कुल। भारत में प्राइवेट कंपनियां R&D में निवेश करने से हिचकिचाती रही हैं। कारण कई हैं, हाई कॉस्ट, अनिश्चित रिटर्न और कमजोर इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस। तो ये फंड इसी समस्या का समाधान करने की कोशिश है। हाँ, ये पहल सरकार के विकसित भारत एट 2047 विजन का हिस्सा है। लक्ष्य है भारत को एक ज्ञान आधारित, प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी बनाना। और EST 2025 जो 3 से 5 नवंबर तक चल रहा है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित एक मंच है। DST का आयोजन है ये? हाँ, यहाँ 3000 से ज्यादा हितधारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी आए हैं। और वो 11 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम साइंस, ब्लू इकोनॉमी वगैरह। 11 प्रमुख क्षेत्र। तो इसमें कुछ की टर्म्स आए। GRD तो बता दिया आपने, डीप टेक क्या है, पेशेंट कैपिटल, और विकसित भारत एट 47 तो विजन है। हाँ, GERD हो गया सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में R&D पर कुल खर्च। डीप टेक का मतलब है वो टेक्नोलॉजी जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग चुनौतियों पर आधारित होती है। इसमें भारी R&D लगता है, जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक। अच्छा, मतलब फंडामेंटल रिसर्च वाली टेक। हाँ, कह सकते हैं। पेशेंट कैपिटल का मतलब है लंबी अवधि की पूंजी, ऐसी पूंजी जो उच्च जोखिम वाले R&D प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होती है, जहां रिटर्न आने में सालों लग सकते हैं। ये वेंचर कैपिटल से अलग है, जो जल्दी रिटर्न चाहता है। पेशेंट कैपिटल यानी धैर्य वाली पूंजी, ठीक है। और विकसित भारत एट 2047 तो सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है ही। तो प्रीलिम्स के लिए खास पॉइंट्स क्या हुए? योजना इंस्टिक, RD स्कीम फंड, राशि 1 लाख करोड़, उद्देश्य निजी क्षेत्र संचालित R&D इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। लॉन्च कहाँ हुआ? ईस्टिक 2025, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ईस्टिक के विषय क्या है? AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम साइंस, ब्लू इकोनॉमी सहित 11 क्षेत्र। क्लियर है। अब मेंस के नजरिए से इसका विश्लेषण करते हैं। आर्थिक रूप से और S&T के लिहाज से इसका क्या महत्व है? आर्थिक रूप से देखें तो ये फंड एक शक्तिशाली राजकोषीय प्रोत्साहन, फिस्कल स्टिमुलस है। साथ ही ये प्राइवेट कंपनियों के लिए एक डी रिस्किंग मैकेनिज्म है।
मतलब R&D का जोखिम कम करता है। कैसे? ये पेशेंट कैपिटल प्रदान करके बाजार की विफलता, मार्केट फेलियर को संबोधित करता है। कई बार कंपनियां R&D इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि फायदा कोई और उठा लेगा या रिटर्न बहुत देर से आएगा। ये फंड उस गैप को भरता है। इससे कंपनियों को R&D लैब स्थापित करने, डीप टेक में नवाचार करने और हाई वैल्यू नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से? S&T के लिहाज से ये फंड भारत के जो प्रमुख टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन, क्वांटम मिशन, AI मिशन, उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रयोगशाला में होने वाले रिसर्च को व्यावसायिक उत्पादों, कमर्शियल प्रोडक्ट्स में बदलने में मदद करेगा। मतलब लैब टू मार्केट वाला जो गैप है उसे कम करेगा। लैब टू मार्केट, हाँ, ये बड़ी चुनौती रहती है। शासन की दृष्टि से क्या कहेंगे? शासन की दृष्टि से इसकी सफलता इसके गवर्नेंस मॉडल पे निर्भर करेगी। सरकार की भूमिका यहाँ करने वाले से बदलकर सक्षम करने वाले की हो रही है। एनेबलर रोल, ठीक है। जरूरी है कि फंड का वितरण तंत्र चुस्त हो, पारदर्शी हो और उद्योग आधारित हो, मतलब इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से हो। एक और बात, ये योजना भारत की नवाचार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। हम जुगाड़ इनोवेशन से आगे बढ़कर संस्थागत इनोवेशन की ओर जा रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड, वेल फंडेड इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक सचेत कदम है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनोवेशन, ये महत्वपूर्ण बदलाव है। आगे क्या किया जाना चाहिए इसकी सफलता के लिए? कुछ चीजें जरूरी हैं। एक तो एक स्वायत्त, ऑटोनोमस, प्रोफेशनली मैनेज निकाय बनाना चाहिए जो इस फंड का संचालन करें। दूसरा, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस को और मजबूत करना होगा। हाँ, वो तो जरूरी है। तीसरा, सिर्फ शुरुआती R&D ही नहीं, बल्कि उत्पाद विकास के बाद के चरणों, लेटर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, को भी समर्थन मिलना चाहिए। और चौथा, इसे रेगुलेटरी सुधारों जैसे IPR प्रोटेक्शन को मजबूत करना के साथ पूरक सप्लीमेंट करना होगा। सही है। तो निष्कर्ष ये है कि ये R&D फंड एक ऐतिहासिक नीतिगत हस्तक्षेप, लैंडमार्क पॉलिसी इंटरवेंशन है। ये भारत के R&D इकोसिस्टम में जो निजी क्षेत्र की कम भागीदारी की संरचनात्मक कमजोरी है, उसको सीधे संबोधित करता है। बिल्कुल। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का रुख करते हैं। अमेरिका और चीन ने सैन्य संचार चैनल फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई है। ये क्या मामला है? जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अमेरिकी रक्षा सचिव पेट हेग्सेथ और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून, इन दोनों के बीच कुआलालंपुर, मलेशिया में एक रीजनल सिक्योरिटी समिट के दौरान बातचीत हुई। पेट हेग्सेथ और एडमिरल डोंग जून मलेशिया में थे, उन्हें फिर से खोला जाएगा। इनका उद्देश्य क्या बताया गया है? घोषित उद्देश्य ये है कि उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को डी-कॉन्फ्लिक्ट और डी-एस्केलेट करना। मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ सकती हैं, तो इन चैनलों के जरिए बातचीत करके टकराव को टालना और तनाव को कम करना। डी कॉन्फ्लिक्ट एंड डी एस्केलेट, यानी संघर्ष टालना और तनाव कम करना। ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्यों रिलेवेंट है? ये GS पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बायलैटरल अग्रीमेंट्स और इंडियाज इंटरेस्ट वाले हिस्से के लिए। प्रीलिम्स में रक्षा मंत्रियों के नाम और बैठक कहाँ हुई ये पूछा जा सकता है। मेंस के लिए ये वैश्विक भू राजनीति, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इंडो पैसिफिक की बदलती गतिशीलता, डायनामिक्स, क्वाड का भविष्य और भारत की विदेश नीति और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता पर सवालों के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इंटरव्यू में भी ये ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और भारत के बैलेंसिंग एक्ट पर चर्चा का विषय बन सकता है। ये चैनल बंद क्यों हुए थे? इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये चैनल पहले भी मौजूद थे, लेकिन जब भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता था तो ये अक्सर बंद हो जाते थे। जैसे 2022 में जब एक उच्च रैंकिंग अमेरिकी अधिकारी ने ताइवान की यात्रा की थी, तो चीन ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किए थे और कई संचार लाइनें काट दी थीं। हाँ, याद है वो घटना। इससे खासकर दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट जैसे इलाकों में गलतफहमी और आकस्मिक संघर्ष, एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बहुत बढ़ गया था। तो अब ये क्यों खुल रहा है? ऐसा लगता है कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बैठक का नतीजा है। ये दिखाता है कि दोनों देश इतने तनाव के बावजूद अपने संबंधों में कुछ स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मिलिट्री लेवल पर कोई अनहोनी ना हो जाए, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसमें कुछ मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? जैसे डीकन्फ्लिक्शन, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। हाँ, डीकन्फ्लिक्शन का मतलब है
एक ही ऑपरेशनल एरिया में काम कर रहे सैन्य बलों के बीच अनजाने में होने वाले टकराव को रोकना, जैसे दो जहाज या विमान खतरनाक तरीके से एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। ओके। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन यानी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये महान शक्तियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों आर्थिक, तकनीकी, सैन्य, कूटनीतिक में एक दीर्घकालिक लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता है। इंडो पैसिफिक का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों को एक एकीकृत रणनीतिक स्थान या स्ट्रेटेजिक स्पेस के रूप में देखना, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी किसी देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की क्षमता बिना किसी बाहरी दबाव के। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रीलिम्स पॉइंट्स क्या हुए इसमें? मुख्य अधिकारी पैट हेग्जेथ, यूएस, एडमिरल डोंग जून, चीन, बैठक स्थल कुआलालंपुर, मलेशिया, उद्देश्य डी कन्फ्लिक्ट और डी एस्केलेट करना, संबंधित समूह आसियान, बैठकें और इसका क्वाड पर संभावित प्रभाव। ठीक है, अब मेंस एनालिसिस करते हैं। सामरिक दृष्टि से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और भारत और क्वाड के लिए इसका क्या मतलब है? सामरिक दृष्टि से देखें तो ये महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के प्रबंधन का एक क्लासिक टूल है। हॉटलाइन और कम्युनिकेशन चैनल रखना, ये दिखाता है कि दोनों देश अपनी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद अनजाने में होने वाले सैन्य संघर्ष को रोकना चाहते हैं। ये रिश्ते में एक तरह से गार्ड रेल्स लगाने जैसा है ताकि चीजें हाथ से ना निकल जाएं। गार्ड रेल्स अच्छा टर्म है क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, खासकर दक्षिण चीन सागर जैसे हॉटस्पॉट में तनाव कम हो सकता है। लेकिन ये अमेरिका के सहयोगियों जैसे क्वाड के सदस्य देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई डायनामिक भी पेश कर सकता है। कैसे? उन्हें लग सकता है कि अमेरिका अब चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, शायद क्वाड की कीमत पर। हालांकि अमेरिका ऐसा कहेगा नहीं। ये चिंता तो हो सकती है। भारत और क्वाड के लिए स्थिति क्या है? भारत और क्वाड के लिए ये एक मिली-जुली जटिल स्थिति है। एक और जैसा मैंने कहा, ये क्वाड के चीन विरोधी फोकस को शायद थोड़ा कमजोर कर सकता है। अगर यूएस चाइना सीधे बात कर रहे हैं तो क्वाड का रोल क्या है, ये सवाल उठ सकता है। सही। दूसरी ओर ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को वैलिडेट करता है, उसे सही ठहराता है। भारत भी तो क्वाड का सदस्य होते हुए चीन के साथ द्विपक्षीय संवाद बनाए रखता है, जैसे लद्दाख पर कॉप्स कमांडर स्तर की वार्ता होती रहती है। हाँ, वो तो है। तो ये दिखाता है कि सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर जुड़ना ही समझदारी है। आप किसी एक गुट में बंद कर नहीं रह सकते। तो आगे भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। क्वाड के साथ गैर सैन्य मोर्चों पर जैसे टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां जुड़ाव गहरा करना चाहिए और चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी जारी रखनी चाहिए, खासकर सीमा विवाद सुलझाने के लिए। बिल्कुल। निष्कर्ष ये है कि ये कदम इंडो पैसिफिक में रणनीतिक जोखिम, स्ट्रैटेजिक रिस्क को मैनेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए नई जटिलताएं भी लाता है, जो सामरिक स्वायत्तता के स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। बिल्कुल सही। चलिए पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आते हैं। यहाँ दो प्रमुख खबरें हैं। पहली, दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ये तो जैसे हर साल की कहानी है। हाँ बिल्कुल। 3 नवंबर को दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सुबह 9 बजे 316 दर्ज किया गया। ये वेरी पुअर श्रेणी में आता है। 316 वेरी पुअर। और जो सबसे हानिकारक प्रदूषक है PM 2.5, उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन 168 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर UGM स्क्वायर मापी गई। ये WHO के जो दिशा निर्देश हैं उससे 11 गुना ज्यादा है। 11 गुना, ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसका कारण क्या है? वही मौसम संबंधी कारक, हवा की गति कम होना, तापमान गिरना और साथ ही पड़ोसी राज्यों खासकर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने, स्टबल बर्निंग के घटनाओं में वृद्धि। तो प्रशासन क्या कर रहा है? अधिकारी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के स्टेज 2 को लागू करना जारी रखे हुए हैं। GRAP स्टेज 2, ओके। UPSC के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो हर साल होता है। देखिए, ये भले ही हर साल होता है, लेकिन ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट पोल्यूशन
और जीएस पेपर 2 हेल्थ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवर्ती विषय है। प्रीलिम्स में प्रदूषकों PM 2.5, PM 10, AQI की श्रेणियां, निगरानी निकाय जैसे CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और GRAP फ्रेमवर्क पर सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में इसके बहुआयामी कारणों पर सवाल आते हैं। कृषि, पराली, वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, धूल, कचरा जलाना, GRAP जैसे सरकारी हस्तक्षेप कितने प्रभावी हैं, इस पर सवाल आते हैं। न्यायपालिका की भूमिका क्या रही है और दीर्घकालिक समाधान, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस पर विश्लेषण करने वाले प्रश्न आते हैं। इसके पीछे का विज्ञान और संदर्भ क्या है? मतलब ये सर्दियों में ही क्यों होता है? उत्तर भारत में सर्दियों में जो स्मॉग बनता है उसका मुख्य कारण है तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन और हवा की गति कम होना। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि ठंडी हवा जमीन के पास फंस जाती है और गर्म हवा उसके ऊपर होती है। इससे प्रदूषक ऊपर नहीं जा पाते, नीचे ही ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, ये है टेम्परेचर इन्वर्जन। हाँ, और दिल्ली के प्रदूषण के कई स्रोत हैं। गाड़ियां, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की धूल, कचरा जलाना, पराली जलाना एक मौसमी कारण है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है? कानून, संस्थाएं? कानून तो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। संस्थाएं हैं CPCB, दिल्ली के लिए DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और 2021 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है CAQM, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ये खासकर NCR के प्रदूषण से निपटने के लिए है। CAQM, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और GRAP? GRAP सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य मैंडेटेड एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे GRAP के अलग अलग स्टेज लागू होते जाते हैं और पाबंदियां बढ़ती जाती हैं। तो मेंस के लिए इसका विश्लेषण कैसे करें? आपने कहा पराली एक बड़ा कारण है। हाँ, देखिए, पहला है कृषि आर्थिक आयाम, एग्रो इकोनॉमिक डायमेंशन। पराली जलाने की जड़ें इस क्षेत्र की कृषि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर में है। पंजाब भूजल संरक्षण अधिनियम 2009 ने अनजाने में एक समस्या खड़ी कर दी। वो कैसे? उस कानून ने धान की रोपाई देर से करने को कहा ताकि भूजल बच सके, लेकिन इससे हुआ ये कि धान की कटाई और अगली फसल यानी गेहूं की बुआई के बीच का समय बहुत कम हो गया। अब किसानों के पास पराली हटाने के लिए सबसे तेज और सबसे सस्ता विकल्प यही बचता है कि उसे जला दिया जाए। ओह, तो एक समस्या सुलझाने के चक्कर में दूसरी खड़ी हो गई। बिल्कुल। पराली प्रबंधन के जो विकल्प हैं जैसे हैप्पी सीडर मशीन या बायोडिकम्पोजर, उनकी लागत छोटे किसानों के लिए एक बाधा है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है शासन और प्रशासनिक विफलताएं, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। ये संकट दिखाता है कि शासन विफल रहा है और राज्यों के बीच समन्वय, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी है। GRAP जैसे उपाय प्रतिक्रियात्मक हैं, जब समस्या बढ़ जाती है तब एक्शन होता है, जबकि जो दीर्घकालिक समाधान है जैसे पराली के लिए एक मार्केट बनाना ताकि किसान उसे बेच सके, पूसा बायो डिकम्पोजर का प्रभावी उपयोग, उन्हें जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं किया गया है। तीसरा है नीति विरोधाभास, पॉलिसी पैराडॉक्स। जैसा भी बताया, पंजाब का जल संरक्षण अधिनियम जो भूजल बचाने के लिए था, वो सीधे वायु प्रदूषण संकट को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। ये दिखाता है कि हमें अलग अलग पर्यावरणीय मुद्दों को साइलोस में देखने के बजाय एक एकीकृत नीति, इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। उच्च PM 2.5 स्तर से श्वसन संबंधी बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD बढ़ रही हैं। लॉन्ग टर्म में ये जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में 11.9 साल तक ये संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। 11 साल से ज्यादा? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। पांचवा पॉइंट? पांचवा है न्यायिक हस्तक्षेप, जुडिशियल इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफी दखल दिया है।
GRAP को अनिवार्य किया, CAQM को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन में कमियां दिखती हैं। कुछ आंकड़े साझा कर सकते हैं आज के? हाँ, 3 नवंबर का AQI 316 बहुत खराब, PM 2.5 168 μgm³। पंजाब में 1 नवंबर को 442 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई, जो इस सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा हैं। 442 एक दिन में। AQI 201 300, स्टेज 2 वेरी पुअर 301 400, जो अभी दिल्ली में सक्रिय है, स्टेज 3 सिवियर 401 450 और स्टेज 4 सिवियर प्लस 450। स्टेज 2 अभी लागू है, ठीक है। तो समाधान क्या हो सकता है इसका? समाधान के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। पहला, एक एकीकृत कृषि पर्यावरण नीति इंटीग्रेटेड एग्रो एनवायरमेंटल पॉलिसी बनानी होगी। इसमें फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि धान पर निर्भरता कम हो। दूसरा, पराली के लिए वायबल मार्केट बनाना होगा, जैसे बायो इथेनॉल प्लांट लगाना, उसे पैकेजिंग मटेरियल या कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करना। तीसरा, अंतर्राज्य समन्वय को मजबूत करना होगा, जिसमें CAQM की भूमिका महत्वपूर्ण है। और चौथा, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना होगा। सही है। तो निष्कर्ष ये है कि यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए सिर्फ रिएक्टिव उपायों से काम नहीं चलेगा, एक प्रोएक्टिव बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। बिल्कुल। अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में दूसरी खबर लेते हैं अफगानिस्तान से। वहां 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है। हाँ, ये भूकंप 3 नवंबर की सुबह उत्तरी अफगानिस्तान में आया। इसका केंद्र एपिसेंटर खुल्म के पास था, जो मज़ार शरीफ शहर के निकट है। इसकी गहराई कम थी, सिर्फ 28 किलोमीटर, जो इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। शैलो फोकस अर्थक्वेक। बिल्कुल। शुरुआती रिपोर्टों में कम से कम 7 से 13 मौतें और 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। USGS यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि इसमें काफी ज्यादा हताहतों की संभावना है और ये आपदा काफी व्यापक हो सकती है। UPSC के लिहाज से ये कैसे रेलेवेंट है? फिजिकल फिनोमेना जैसे भूकंप, GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट और GS पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड तीनों के लिए प्रासंगिक है। प्रीलिम्स में भूकंप के तथ्य पूछे जा सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना था, केंद्र कहाँ था, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स शामिल हैं, यहाँ इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स हैं, और ये किस क्षेत्र में है, हिंदू कुश रीजन। हिंदू कुश रीजन, हाँ, ये काफी एक्टिव जोन है। मेंस के लिए ये एक केस स्टडी है। एक नाजुक राज्य में आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्राकृतिक आपदा का मानवीय संकट पर क्या असर होता है, और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचाने में क्या भूराजनीतिक जटिलताएं आती हैं। इंटरव्यू में भारत की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। इस क्षेत्र में इतने भूकंप क्यों आते हैं और अफगानिस्तान इतना वल्नरेबल क्यों है? हिंदू कुश क्षेत्र, जैसा मैंने कहा, इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव की सीमा पर स्थित है। ये बहुत ही जटिल और सक्रिय सीमा, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव बाउंड्री है, इसलिए यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। और अफगानिस्तान की भेद्यता, वल्नरेबिलिटी क्यों ज्यादा है? इसके कई कारण हैं। दशकों के संघर्ष के कारण बुनियादी ढांचा जर्जर हालत में है। घर पारंपरिक मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं, जो भूकंपरोधी नहीं होते। इलाका दुर्गम पहाड़ी है, अत्यधिक गरीबी है, स्वास्थ्य प्रणाली बहुत कमजोर है, और आपदा प्रतिक्रिया, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए राज्य की क्षमता, स्टेट कैपेसिटी भी बहुत कमजोर है, खासकर तालिबान के आने के बाद। और ये भूकंप एक ऐसे देश में आया है जो पहले से ही दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक से जूझ रहा है। तालिबान अधिग्रहण के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से कट गया है, विकास सहायता में भारी कमी आई है, व्यापक भूखमरी है, आर्थिक पतन है और गंभीर सूखा भी है। तो ये भूकंप एक और मुसीबत बनकर आया है। स्थिति बहुत गंभीर है। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, एपिसेंटर। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की कठोर बाहरी परत यानी लिथोस्फेयर के बड़े हिस्से हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं। एपिसेंटर पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु होता है जो भूकंप के उत्पत्ति बिंदु यानी हाइपोसेंटर या फोकस के ठीक ऊपर होता है। हाइपोसेंटर जमीन के नीचे होता है, एपिसेंटर सतह पर। और शैलो फोकस अर्थक्वेक? शैलो फोकस अर्थक्वेक वो होता है जिसका हाइपोसेंटर 70 किलोमीटर से कम गहरा होता है। ये अक्सर ज्यादा विनाशकारी होते हैं
क्योंकि भूकंपीय तरंगों साइज्मिक वेव्स को सतह तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। फ्रैजाइल स्टेट का मतलब है एक ऐसा देश जिसकी राज्य क्षमता बहुत कमजोर हो, जो अपने नागरिकों को बुनियादी सेवाएं और सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो। ठीक है, मेंस एनालिसिस पर आते हैं। नाजुक राज्य में आपदा प्रबंधन की चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां बहुत हैं। पहली, पहुंच में कठिनाई। पहाड़ी इलाके, खराब सड़कें, असुरक्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल होता है। दूसरी, संसाधनों की भारी कमी। पैसा, उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति, प्रशिक्षित कर्मी। तीसरी, संचार की समस्या। कम्युनिकेशन नेटवर्क अक्सर ठप हो जाते हैं। चौथी, पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली का पूरी तरह चरमरा जाना। अस्पतालों में घायलों की बाढ़ आ जाती है। और मानवीय सहायता पहुंचाने में भू राजनीतिक जटिलताएं क्या हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर पश्चिमी सरकारें तालिबान शासन को मान्यता नहीं देती हैं, इसलिए वो सीधे उन्हें सहायता देने में झिझकती हैं, डरती हैं कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो या इससे तालिबान को वैधता न मिल जाए। तो सहायता कैसे पहुंचती है? सहायता मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र, यूएन एजेंसीज और एनजीओज के माध्यम से दी जाती है, लेकिन उन्हें भी फंडिंग की कमी और परिचालन चुनौतियों, ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तालिबान के साथ काम करना भी आसान नहीं है। तो ये एक नैतिक दुविधा पैदा करता है। राजनीतिक सिद्धांतों को माने या जीवन बचाने की मानवीय अनिवार्यता, ह्यूमैनिटेरियन इम्पेरेटिव को प्राथमिकता दें। ये मुश्किल स्थिति है। इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? ये आपदा भारत के लिए अपनी पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक मानवीय संकट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपनी साख क्रेडेंशियल्स को मजबूत करने का एक अवसर है। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है, तालिबान शासन के बावजूद। हाँ, गेहूं और दवाएं भेजी थीं। बिल्कुल, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। और ये उस देश में जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, लोगों से लोगों के बीच संबंध, पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाए रखने में मदद करता है, भले ही सरकार से रिश्ते कैसे भी हों। तो आगे क्या होना चाहिए? तुरंत जरूरत है मानवीय गलियारे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर स्थापित करने की, सहायता का अराजनीतिकरण, डीपॉलिटिजाइजेशन करने की। मतलब सहायता पहुंचाने में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। और दीर्घकालिक रूप से वहां लचीलापन, रेजिलियंस बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जैसे भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना, और भारत को अपना लोगों केंद्रित जुड़ाव, पीपल सेंट्रिक एंगेजमेंट जारी रखना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष ये है कि यह भूकंप अफगानिस्तान की भेद्यता का एक दुखद अनुस्मारक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया कितनी प्रभावी होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो भू राजनीतिक जटिलताओं को कैसे दूर करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। ओडिशा में भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड CIC सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है। ये क्या है और क्यों अहम है? हाँ, ये भारत के सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये प्लांट भुवनेश्वर, ओडिशा में लग रहा है। इसे साइसेम प्राइवेट लिमिटेड लगा रही है, जो आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी है। साइसेम प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर में? हाँ, इसमें करीब 2067 करोड़ रुपए का निवेश है, और इसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत मंजूरी मिली है। ये एक एकीकृत सुविधा, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगी जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाएगी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन से अलग कैसे हैं? सिलिकॉन एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, मतलब सिर्फ सिलिकॉन एलिमेंट से बना है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड SiC सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बनता है। गैलियम नाइट्राइड GaN भी एक उदाहरण है। अच्छा, तो SiC की खासियत क्या है? SiC एक वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब है कि ये पारंपरिक सिलिकॉन की तुलना में बहुत अधिक वोल्टेज, बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, हाई फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, ये इसे हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। UPSC रेलेवेंस क्या है इसका? ये GS पेपर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। S&T में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, प्रीलिम्स में सिलिकॉन कार्बाइड SiC और सिलिकॉन Si में अंतर पूछा जा सकता है। ISM के बारे में पूछा जा सकता है, कंपनी का नाम CSM और स्थान भुवनेश्वर भी।
मीन्स में? मेंस में। ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख उदाहरण है। भारत का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, इस पर सवालों में से इस्तेमाल किया जा सकता है। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर का रणनीतिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी सवाल बन सकता है। ISM के बारे में थोड़ा और बताइए, और SIC के बारे में भी। ISM यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। इसका कुल परिव्यय आउटले 76,000 करोड़ रुपए का है। ये सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करना है। 76,000 करोड़, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और SIC, जैसा मैंने बताया, सिलिकॉन और कार्बन से बना कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। वाइड बैंड गैप होने के कारण ये उन जगहों पर काम आता है जहां सिलिकॉन की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। प्रीलिम्स पॉइंट्स क्या है इस खबर से? प्रोजेक्ट प्रस्तावक सिस्टेम प्राइवेट लिमिटेड। टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड, यूके की एक कंपनी। स्थान इन्फो वैली, भुवनेश्वर, ओडिशा। निवेश 2067 करोड़ रुपया। क्षमता कितनी होगी? सालाना 60,000 सिस वेफर्स बनाने की और लगभग 96 मिलियन यूनिट्स की पैकेजिंग की। 60,000 वेफर्स और 96 मिलियन यूनिट्स पैकेजिंग। हाँ, इसे किस योजना के तहत सहायता मिल रही है? ISM के तहत। और इसमें एकेडेमिया लिंकेज भी है। IIT भुवनेश्वर में 64 करोड़ रुपए की लागत से सिस रिक यानी CIC रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बन रहा है और एक नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला भी स्थापित हो रही है। IIT भुवनेश्वर का रोल भी है इसमें। ठीक है, मेंस एनालिसिस पर आते हैं। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? पहला, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का रणनीतिक महत्व। सिस फैब स्थापित करने का निर्णय रणनीतिक रूप से बहुत चतुर है। भारत जो मैच्योर सिलिकॉन लॉजिक चिप मार्केट है, उसमें सीधे ताइवान या कोरिया से मुकाबला करने के बजाय एक नीश लेकिन तेजी से बढ़ते सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। मतलब जहां कंपटीशन कम है और ग्रोथ ज्यादा। एग्जैक्टली। CIC बहुत हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs, सोलर इन्वर्टर्स, पावर ग्रिड, रक्षा उपकरण। इन क्षेत्रों में पारंपरिक सिलिकॉन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तो भारत यहाँ एक लीड ले सकता है। दूसरा पॉइंट? दूसरा है एंड टू एंड इकोसिस्टम का निर्माण। इस प्लांट का महत्व सिर्फ ये नहीं कि ये CIC बना रहा है, बल्कि ये है कि ये एंड टू एंड या एकीकृत, इंटीग्रेटेड है। इसमें चिप बनाने का सबसे जटिल हिस्सा यानी फ्रंट एंड वेफर फैब्रिकेशन शामिल है। ये सिर्फ कम जटिल बैक एंड, जिसे ATMP या OSAT कहते हैं, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट नहीं है। फ्रंट एंड फैब्रिकेशन, ये बहुत मुश्किल माना जाता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल और महंगा होता है। तो ये एक पूरी घरेलू मूल्य श्रृंखला, डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है उद्योग, एकेडेमिया, सरकार तालमेल का मॉडल। ये प्रोजेक्ट एक सफल त्रिपक्षीय मॉडल का उदाहरण है। केंद्र सरकार है, ISM के जरिए विजन और फाइनेंसिंग। राज्य सरकार है, ओडिशा इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री है, 6M कैपिटल और टेक्नोलॉजी। और एकेडेमिया है, IIT भुवनेश्वर, R&D और टैलेंट। ये मॉडल सफल रहा है। चौथा पॉइंट? चौथा है आगे की चुनौतियां। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में अभी भी बड़ी बाधाएं हैं। भारी निवेश की जरूरत है, कुशल कार्यबल चाहिए, अतिशुद्ध पानी और बिना रुकावट बिजली की सप्लाई चाहिए, कच्चे माल की घरेलू सप्लाई चेन बनानी होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तो है ही। हाँ, चुनौतियां तो हैं। आगे क्या होना चाहिए? क्लस्टर विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, मतलब एक ही जगह पर कई संबंधित कंपनियां हों। बड़े पैमाने पर कौशल विकास करना होगा, सहायक इकोसिस्टम बनाना होगा, जैसे गैसेस, केमिकल्स, इक्विपमेंट सप्लायर्स, और सरकार को निरंतर नीति समर्थन बनाए रखना होगा। सही है। तो निष्कर्ष ये है कि यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता और एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। अब सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी पर आते हैं। भारतीय सशस्त्र बल पश्चिमी मोर्चे पर एक प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल 2025 कर रहे हैं।
ये क्या है? हाँ, ये अभ्यास 3 नवंबर 2025 को शुरू हुआ है। ये एक मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। मतलब इसमें भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, तीनों शामिल हैं। कहाँ हो रहा है ये? ये पश्चिमी मोर्चे पर हो रहा है। इसमें राजस्थान और गुजरात के जो चुनौतीपूर्ण क्रीक और रेगिस्तानी इलाके हैं वो शामिल हैं, और साथ ही उत्तरी अरब सागर का क्षेत्र भी। क्रीक और रेगिस्तान और समुद्र भी। हाँ, इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमांड WNC कर रही है। हाँ, लेकिन इसमें भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड, सदर्न कमांड, और भारतीय वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी वायु कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, स्वैक की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। WNC लीड कर रही है और आर्मी, सदर्न कमांड और स्वैक भी शामिल हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जॉइंट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को वैलिडेट करना। मतलब तीनों सेनाएं मिलकर कैसे ऑपरेशन करेंगी उसकी प्रक्रियाओं को परखना। इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालनीयता बढ़ाना, और तीनों सेवाओं के बीच नेटवर्क इंटीग्रेशन को मजबूत करना। UPSC रेलेवेंस। ये GS पेपर 3 के लिए सेंट्रल है। सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट वाले टॉपिक से जुड़ता है। प्रीलिम्स में अभ्यास का नाम त्रिशूल 2025। कौन से बल कमान भाग ले रहे हैं? आर्मी, सदर्न, वेस्टर्न नेवल, SWAC। लीड सेवा कौन सी है? नेवी। स्थान कहाँ है? और इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ खास सैन्य हार्डवेयर जैसे INS जलाश्वा, इनके बारे में तथ्य पूछे जा सकते हैं। INS जलाश्वा, ये क्या है? ये एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉग LPD है। मतलब ये समुद्र से जमीन पर सैनिक और वाहन उतारने में सक्षम बड़ा जहाज है। अच्छा, LPD मेंस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मेंस के लिए ये भारत के सैन्य आधुनिकीकरण, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, खासकर एकीकृत थिएटर कमांड्स के ओर जो विकास हो रहा है उसे समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही सैन्य अभ्यासों का उपयोग स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और डिटरेंस यानी निवारण के साधन के रूप में कैसे किया जाता है, ये समझने के लिए भी ये एक अच्छा उदाहरण है। जॉइंटनेस और इस अभ्यास के रणनीतिक संदर्भ के बारे में थोड़ा और बताइए। भारतीय सेना में एकीकृत युद्ध या जॉइंटनेस यानी तीनों सेनाओं का मिलकर काम करना, ये एक लंबे समय से लक्ष्य रहा है। कारगिल समीक्षा समिति ने भी इसकी जरूरत पर जोर दिया था। हाँ, कारगिल के बाद ये बात बहुत उठी थी। बिल्कुल। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाना और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की सिफारिशें, ये सब उसी दिशा में कदम थे। त्रिशूल जैसे अभ्यास इस थिएटराइजेशन के विजन को क्रियान्वित करने के लिए व्यावहारिक परीक्षण स्थल, प्रैक्टिकल टेस्ट बेड्स हैं। ठीक है, थिएटराइजेशन के लिए टेस्ट बेड्स। ठीक है। और इसका रणनीतिक संदर्भ? अभ्यास का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये संवेदनशील सरक्रीक क्षेत्र के आसपास हो रहा है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा समुद्री सीमा विवाद है। हाँ, सरक्रीक विवाद। तो इस संदर्भ में त्रिशूल अभ्यास भारत की परिचालन तत्परता, ऑपरेशनल रेडीनेस और पश्चिमी सीमा पर उसके संकल्प, रिजॉल्व का एक शक्तिशाली रणनीतिक संकेत, पावरफुल स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। पाकिस्तान ने इस अभ्यास के जवाब में नोटम जारी किया है जो दिखाता है कि ये संकेत उन तक पहुंच गया है। अच्छा, पाकिस्तान ने नोटम जारी किया। एक की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें? ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, थिएटराइजेशन। ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन या जॉइंटनेस का मतलब है सेना, नौसेना और वायुसेना के नियोजन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और संचालन ऑपरेशंस का तालमेल, सिनर्जी। थिएटराइजेशन ऑफ कमांड का मतलब है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और थिएटर में तीनों सेवाओं की सभी संपत्तियां, एसेट्स को एक ही कमांडर के अधीन रखना ताकि एकीकृत तरीके से ऑपरेशन किए जा सके। एक कमांडर के तहत तीनों सेनाएं। ठीक है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मतलब है भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस, इन सभी डोमेन में एक साथ एकीकृत तरीके से संचालन करना। एम्फीबियस ऑपरेशंस का मतलब है समुद्र से तट पर सैन्य लैंडिंग करना, जैसे INS जलाश्वा करता है। ठीक है। मेंस एनालिसिस पर आते हैं। इसके सामरिक, परिचालन और तकनीकी आयाम क्या हैं? पहला सामरिक आयाम, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, निवारण और संकेत,
डिटेरेंस एंड सिग्नलिंग। जैसा मैंने कहा, ये अभ्यास पाकिस्तान के प्रति बलपूर्वक कूटनीति, कोअर्सिव डिप्लोमेसी और निवारण का एक शक्तिशाली साधन है। ये क्षमता, कैपेबिलिटी और इरादा, इंटेंट, दोनों को प्रदर्शित करता है। दूसरा परिचालन आयाम, ऑपरेशनल डायमेंशन, थिएटराइजेशन के लिए प्रयोगशाला। यह अभ्यास प्रस्तावित इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के जो सिद्धांत हैं, उनकी कमांड और कंट्रोल संरचनाएं कैसी होंगी, लॉजिस्टिक चेन कैसे काम करेंगी, इन सब को टेस्ट करने के लिए एक वास्तविक प्रयोगशाला, रियल वर्ल्ड लैब के रूप में कार्य करता है। इससे इंटरऑपरेबिलिटी, संचार और लॉजिस्टिक्स में जो व्यावहारिक चुनौतियां आएंगी, उनका पता चलेगा और उन्हें सुधारा जा सकेगा। तीसरा आयाम? तीसरा, तकनीकी आयाम, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, आधुनिक युद्ध और आत्मनिर्भरता। इस अभ्यास में ISR, इंटेलिजेंस सर्वेलियंस रेकनेसेंस, EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर जैसे नॉन काइनेटिक डोमेन्स पर ध्यान दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारतीय सेनाएं आधुनिक युद्ध के तरीकों को अपना रही हैं। साथ ही इसमें स्वदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की प्रगति को दर्शाता है। इसमें कौन से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं? राफेल, Su-30 MKI लड़ाकू विमान, T-90S और अर्जुन टैंक, अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर, नौसेना के जहाज और सबमरीन, और ISR के लिए ड्रोन और एयरक्राफ्ट, काफी कुछ है। चौथा आयाम क्या है? चौथा है एकीकरण की चुनौतियों पर काबू पाना। ऐसे अभ्यास अंतर सेवा प्रतिद्वंद्विता, इंटर सर्विस राइवलरी और सैद्धांतिक चिंताओं, डॉक्ट्रिनल कंसर्न्स को दूर करने में मदद करते हैं। जैसे वायुसेना को चिंता रहती है कि थिएटर कमांड बनने से उनकी संपत्ति, एसेट्स का बंटवारा हो जाएगा। ऐसे अभ्यासों से आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और परिचालन विश्वास, ऑपरेशनल ट्रस्ट बनता है। हाँ, ये आपसी समझ बहुत जरूरी है। कुछ आंकड़े फिर से बता सकते हैं इसके? लीड सेवा, नौसेना WNC, प्रतिभागी सेना, दक्षिणी कमान WNC SAC, साथ में तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड और सीमा सुरक्षा बल BSF भी शामिल है। स्थान राजस्थान, गुजरात के क्रीक रेगिस्तानी इलाके और उत्तरी अरब सागर। मुख्य संपत्ति INS जलाश्वा, राफेल, Su-30 MKI, T-90S, अर्जुन टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, आगे क्या? इस अभ्यास से जो सबक सीखे जाएंगे, लेसन्स लर्न्ड, उन्हें संस्थागत बनाना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। भविष्य के अभ्यासों की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी होगी और अंतर एजेंसी एकीकरण, जैसे कोस्ट गार्ड और BSF के साथ, उसे और गहरा करना होगा। सही है। तो निष्कर्ष में त्रिशूल 2025 भारतीय सशस्त्र बलों के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ सेना को एक एकीकृत मॉडर्न फोर्स, इंटीग्रेटेड मॉडर्न फोर्स में बदलने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। बिल्कुल। अब आते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर पर। दिल्ली के अस्पतालों में खराब हवा के कारण श्वसन संबंधी मामलों में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है। ये पर्यावरण वाले टॉपिक से जुड़ा है, लेकिन इसका सामाजिक प्रभाव देखते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसा हमने पहले बात की, दिल्ली की हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच झूल रही है और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। NCR के अस्पताल बता रहे हैं कि श्वसन संबंधी बीमारियों, रेस्पिरेटरी इलनेसेस के रोगियों में 15% तक की वृद्धि हुई है। 15%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा या दिल की बीमारी। गंभीर अस्थमा अटैक के मामले बढ़ गए हैं। CPOD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीजों की हालत बिगड़ रही है। ब्रोंकाइटिस और दूसरे संक्रमणों के मामले बढ़े हैं और ये सब सीधे तौर पर वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। UPSC रिलेवेंस क्या है इसका? ये GS पेपर 2 रेंथ और GS पेपर 3 एनवायरमेंटल पोल्यूशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषण पर कोई भी सवाल आता है तो उसके प्रभाव, इम्पैक्ट वाले हिस्से में ये स्वास्थ्य संकट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये पर्यावरणीय गिरावट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की सामाजिक आर्थिक लागतों, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट्स का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तात्कालिक और दीर्घकालिक? तात्कालिक प्रभाव तो है
लगातार खांसी आना, घरघराहट, गले में जलन, सांस लेने में तकलीफ होना। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो लोग स्वस्थ हैं उनमें भी गंभीर वायुमार्ग सूजन, सिवियर एयरवे इन्फ्लेमेशन देखी जा रही है। वो स्वस्थ लोगों में भी। हाँ, और दीर्घकालिक परिणाम तो और भी गंभीर हैं। PM 2.5 के लगातार संपर्क में रहने से क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। अब ये माना जाता है कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनमें भी 50% तक COPD का कारण वायु प्रदूषण है। 50%? बिना स्मोकिंग के भी। हाँ, ये जीवन प्रत्याशा को कम करता है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, दिल्ली निवासियों की औसत आयु 11.9 वर्ष तक कम हो जाती है। बच्चों में फेफड़ों का विकास ठीक से नहीं होता, स्टंटेड लंग ग्रोथ और उनमें अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। ये सिर्फ फेफड़ों पर असर करता है या और भी? नहीं, सिर्फ फेफड़ों पर नहीं। PM 2.5 इतने छोटे कण होते हैं कि वो सांस के जरिए फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं और फिर रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं। वहां से वो शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचते हैं। इससे हृदय रोग, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि मधुमेह, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। ओह, मतलब ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और ये शहर के स्वास्थ्य ढांचे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बोझ डालता है। इमरजेंसी रूम में भीड़ बढ़ जाती है, अस्पतालों में दाखिले बढ़ जाते हैं, इससे संसाधन कम पड़ जाते हैं और आर्थिक लागत भी बढ़ती है। इलाज का खर्च, काम के दिनों का नुकसान। इस नुकसान के पीछे का विज्ञान क्या है? PM 2.5 ही क्यों इतना खतरनाक है? देखिए, हवा में कई तरह के कण होते हैं। बड़े कण जिन्हें PM 10 कहते हैं, 10 माइक्रोमीटर से छोटे, वो ज्यादातर नाक और ऊपरी श्वसन पथ में फंस जाते हैं। लेकिन असली खतरा छोटे PM 2.5 कणों से है, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे। ये इतने महीन होते हैं कि ये फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों, एल्वियोली तक पहुंच जाते हैं, जहां गैस एक्सचेंज होता है। और वहां से खून में मिल जाते हैं? हाँ, और खून में मिलकर ये पूरे शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसके अलावा हवा में CO, NOx, SO2 जैसी गैसें भी होती हैं जो गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। तो निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष ये है कि दिल्ली का ये जो बार बार होने वाला स्वास्थ्य संकट है, ये रेखांकित करता है कि वायु प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, सीरियस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। इसे एक महामारी जैसी तात्कालिकता के साथ निपटा जाना चाहिए। सिर्फ GRF जैसे अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा, स्थायी समाधान खोजने होंगे। बिल्कुल सही कहा, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। चलिए अब कल्चर एंड हेरिटेज पर एक नजर डालते हैं। आज तुलसी विवाह से संबंधित तिथि है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के बाद द्वादशी तिथि के आसपास तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। आज 3 नवंबर को द्वादशी तिथि सुबह समाप्त हुई है, तो ये अवधि चल रही है। तुलसी विवाह, इसमें क्या होता है? ये तुलसी के पौधे, जिन्हें देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उनका शालिग्राम, जो भगवान विष्णु का प्रतीक पत्थर है, या भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ औपचारिक विवाह का उत्सव है। अच्छा, तुलसी का विवाह विष्णु जी से? हाँ, ये मानसून के अंत और हिंदू विवाह के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी पौराणिक जड़ें वृंदा, जो बाद में तुलसी बनी, और असुर जालंधर की कथा में है। इसका महत्व क्या है? ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, विवाह की पवित्रता और प्रकृति जैसे तुलसी का पौधा और पुरुष जैसे विष्णु के दिव्य मिलन का प्रतीक है। अनुष्ठानों में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाना, गन्ने का मंडप बनाना, दोनों के बीच गठजोड़ करना और फिर प्रसाद बांटना शामिल है। ये कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी या द्वादशी को मनाया जाता है और ये भगवान विष्णु के चातुर्मास यानी 4 महीने के शयन काल के बाद जागने का भी प्रतीक है। UPSC रेलेवेंस क्या है इसका? देखिए, सीधे तौर पर इस पर सवाल आने की संभावना कम है, लेकिन ये GS पेपर 1 इंडियन कल्चर के व्यापक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति जैसे तुलसी का पौधा, पौराणिक कथाएं और सामाजिक रीति रिवाज कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक उदाहरण है। ठीक है, अब आज की खबरों से जुड़े कुछ एथिक्स केसलेट्स पर नजर डालते हैं। पहला केसलेट। हाँ, पहला केसलेट। मान लीजिए आप दिल्ली के पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब या हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। आपके राज्य का 1 दशक पुराना जल संरक्षण कानून है,
जिसमें धान की बुआई देर से करने का आदेश है। ये कानून भूजल बचाने में सफल रहा है, लेकिन अब इसे एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है, क्योंकि इसके कारण किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनके पास समय कम होता है। वही पॉलिसी पैराडॉक्स वाली बात। बिल्कुल। अब CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, आप पर दबाव बना रहा है कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ किसान संघ इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इसमें एथिकल इश्यूज क्या-क्या हैं? कई हैं। पहला, कर्तव्यों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। एक तरफ राज्य का जल संरक्षण कानून है, दूसरी तरफ केंद्र CAQM का वायु गुणवत्ता निर्देश है। दूसरा, उपयोगितावाद बनाम कर्तव्य सिद्धांत, यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस डियोंटोलॉजी। क्या ज्यादा लोगों, NCR निवासियों के भले के लिए किसानों पर सख्ती की जानी चाहिए, या किसानों की आजीविका और मजबूरियों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है? हाँ। तीसरा, अंतर पीढ़ी इक्विटी बनाम तत्काल आजीविका, इंटरजेनरेशनल इक्विटी वर्सेस इमीडिएट लाइवलीहुड्स। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हवा साफ रखना जरूरी है, लेकिन किसानों की तत्काल आजीविका का क्या? चौथा, जिम्मेदारी और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इस संकट के लिए कौन जिम्मेवार है और किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? तो सवाल क्या बनते हैं इस पर? सवाल ये हो सकते हैं, आप तत्काल क्या कदम उठाएंगे? इस नीति विरोधाभास को लंबे समय में कैसे हल करेंगे? क्या किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई, पनिटिव एक्शन करना नैतिक रूप से उचित है, एथिकली जस्टिफाइबल है, खासकर जब उनके पास विकल्प ना हो? बहुत अच्छा केसलेट है। दूसरा केसलेट। दूसरा केसलेट, मान लीजिए आप विदेश मंत्रालय में एक वरिष्ठ राजनयिक हैं। एक पड़ोसी देश में विनाशकारी भूकंप आया है। उस देश में एक ऐसी सरकार है जिसे भारत मान्यता नहीं देता है और जिसका मानवाधिकारों का रिकॉर्ड भी खराब है। जैसे अफगानिस्तान की स्थिति? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब वहां तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है, लेकिन सरकार के अंदर बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम सीधे उस सरकार को सहायता देंगे तो इससे उस गैर मान्यता प्राप्त शासन को वैधता मिल जाएगी। उनका तर्क है कि सहायता केवल UN जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही दी जानी चाहिए, भले ही इसमें देरी हो। आप क्या सलाह देंगे? इसमें एथिकल इश्यूज क्या है? पहला, मानवीय अनिवार्यता बनाम राजनैतिक यथार्थवाद। लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या राजनैतिक सिद्धांत और राष्ट्रीय हित? दूसरा, परिणामवाद। क्या परिणाम लोगों की जान बचाना, साधनों गैर मान्यता प्राप्त सरकार से डील करना को उचित ठहराते हैं? तीसरा, मानवता का सिद्धांत। क्या संकट के समय सभी मनुष्यों की मदद की जानी चाहिए, चाहे उनकी सरकार कैसी भी हो? चौथा, राष्ट्रीय हित। क्या सहायता देने से भारत का हित सधेगा या जैसे सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, या नुकसान होगा जैसे गलत शासन को समर्थन देने का आरोप लगेगा? तो सवाल क्या होंगे? सवाल, आप विदेश मंत्री को क्या सलाह देंगे? सहायता को इस तरह से कैसे प्रदान किया जा सकता है कि वो प्रभावी भी हो और उसके दुरुपयोग या राजनैतिक शोषण का जोखिम भी कम हो? क्या गंभीर मानवीय संकटों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत लागू होता है? ये भी बहुत प्रासंगिक केसलेट है। चलिए अब जल्दी से आज खबरों में रहे कुछ नाम और स्थान दोहरा लेते हैं। प्लेसेस, पर्सन, रिपोर्ट्स, कमिटीज इन न्यूज। स्थान पहला, सर क्रीक, गुजरात राजस्थान सीमा पर भारत पाक विवादित क्षेत्र और अभ्यास त्रिशूल का स्थल। दूसरा, मज़ारे शरीफ अफगानिस्तान में भूकंप केंद्र के पास का शहर। तीसरा, भुवनेश्वर उड़ीसा में सिक्स प्लांट का स्थल। चौथा, भारत मंडपम नई दिल्ली में AST ISIC 2025 का स्थल। व्यक्ति पेट हेक्सिथ, अमेरिकी रक्षा सचिव। एडमिरल डोंग जून, चीनी रक्षा मंत्री। सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 त्रिसेवा अभ्यास पश्चिमी मोर्चा पर। योजनाएं, पहल। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड 1 लाख करोड़ का। राष्ट्रीय मत्स्य जनगणना 2025 पहली डिजिटल जनगणना। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप दिल्ली प्रदूषण के लिए। ठीक है, अब डेटा एंड इन्फोग्राफिक सेक्शन। आज के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। दिल्ली का AQI 316 वेरी पुअर। PM 2.5 168 म्यूजियम क्यूब।
पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 1 नवंबर 442 सीजन का उच्चतम। अफगानिस्तान भूकंप तीव्रता 6.3, R&D फंड 1 लाख करोड़। मत्स्य जनगणना कवरेज 1.2 मिलियन परिवार। ओडिशा सिक प्लांट निवेश 2067 करोड़ रुपए। क्षमता 60,000 वेफर्स प्रति वर्ष। ओके, अब एडिटोरियल इनसाइट से कुछ मुख्य तथ्य, सिर्फ तथ्य। सैन्य संयुक्तता पर कारगिल समीक्षा समिति ने एकीकरण पर जोर दिया था। शेटकर समिति ने थिएटर कमांड की सिफारिश की थी। वायुसेना को अपनी संपत्ति के बंटवारे पर चिंता है। त्रिशूल जैसे अभ्यास संयुक्त संचालन सिद्धांतों के परीक्षण और तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वायु प्रदूषण पर पंजाब जल संरक्षण अधिनियम 2009 ने अनजाने में पराली जलाने को बढ़ावा दिया। विकल्पों की लागत किसानों के लिए बाधा है। GRAP एक प्रतिक्रियात्मक उपाय है, दीर्घकालिक समाधानों के कार्यान्वयन में कमी है। PM 2.5 से जीवन प्रत्याशा में कमी और पुरानी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब प्रीलिम्स फैक्ट्स का क्विक रिवीजन करते हैं। मैं बोलता हूं, आप बताइए ये महत्वपूर्ण है या नहीं। रेड बहुत महत्वपूर्ण, येलो मध्यम, ग्रीन कम। ठीक है। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 त्रिसेवा अभ्यास, पश्चिमी मोर्चा, नेवी लीड। रेड। सर क्रीक भारत पाक विवादित मुहाना। येलो। INS जलाश्वा, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, LPD। येलो। सिलिकॉन कार्बाइड, CAC, वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, उच्च शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स। रेड। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ISM, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए नोडल एजेंसी। रेड। RDI स्कीम फंड 1 लाख करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र R&D। रेड। एस्टिक 2025 DST द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव। येलो। दिल्ली AQI वेरी पुअर 301 से 400 रेंज। रेड। PM 2.5 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण सबसे हानिकारक। रेड। ग्रैप दिल्ली NCR प्रदूषण के लिए आपातकालीन योजना CAQM द्वारा लागू। रेड। CAQM NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, वैधानिक निकाय। येलो नेलो। नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 पहली डिजिटल जियो रेफरेंस्ड मत्स्य जनगणना। येलो। VYASS ऐप स्वीट मत्स्य जनगणना के लिए मोबाइल ऐप। ग्रीन। PMMKSY मत्स्य क्षेत्र को फॉर्मलाइज करने की योजना। येलो येलो। हिंदू कुश रीजन उच्च भूकंपीय क्षेत्र, भारतीय यूरेशियन प्लेट टक्कर। येलो। बहुत बढ़िया। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आते हैं। 3 सवाल और उनकी रूपरेखा। पहला सवाल, GS3 सुरक्षा 250 शब्द 15 अंक। अभ्यास त्रिशूल जैसे सैन्य अभ्यास केवल प्रशिक्षण अभ्यास नहीं है, बल्कि रणनीतिक संकेत के महत्वपूर्ण उपकरण और भारत के चल रहे सैन्य सुधारों के लिए आवश्यक परीक्षण मंच हैं। विस्तार करें। रूपरेखा क्या होगी? रूपरेखा पहले परिचय बताएंगे कि सैन्य अभ्यास की दोहरी भूमिका होती है, ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग, और त्रिशूल इसका उदाहरण है। फिर बॉडी में 2 हिस्से होंगे। पहला रणनीतिक संकेत के रूप में अभ्यास, इसमें बताएंगे कि अभ्यास का स्थान, सर क्रीक, उसका पैमाना, उसकी टाइमिंग, कैसे सिग्नल भेजते हैं, और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नोटम का जिक्र करेंगे। दूसरा हिस्सा सैन्य सुधारों के लिए परीक्षण मंच, इसमें बताएंगे कि ये जॉइंटनेस, थिएटराइजेशन को कैसे टेस्ट करता है, नए सिद्धांतों और इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे परखता है, आधुनिक डोमेन, साइबर, EW पर फोकस कैसे है और इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं। आखिर में निष्कर्ष, ये अभ्यास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न अंग है। बहुत अच्छी रूपरेखा। दूसरा सवाल, GS3 पर्यावरण 250 शब्द 15 अंक। दिल्ली में वार्षिक वायु प्रदूषण संकट एक नीति विरोधाभास और अंतरराज्य शासन की विफलता का क्लासिक मामला है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकली एनालाइज करें। रूपरेखा, परिचय, दिल्ली के संकट का संक्षिप्त वर्णन और कथन की पुष्टि की ये जटिल मुद्दा है। बॉडी में 2 मुख्य भागों में कथन का विश्लेषण करेंगे। पहला, नीति विरोधाभास का विश्लेषण। इसमें पंजाब जल अधिनियम का उदाहरण देंगे और बताएंगे कि कैसे उसने अनजाने में पराली जलाने को बढ़ाया। दूसरा, अंतर्राज्य शासन विफलता का विश्लेषण।
इसमें राज्यों के बीच समन्वय की कमी, समाधानों जैसे बायोडिकम्पोजर को बड़े पैमाने पर लागू करने में विफलता और CAQM की भूमिका और उसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। फिर प्रतितर्क भी देंगे कि दिल्ली के अपने स्रोत भी हैं, वाहन उद्योग, और सरकार ने GARP जैसे प्रयास भी किए हैं। निष्कर्ष बताएंगे कि कथन काफी हद तक सटीक है, ये एक प्रणालीगत विफलता है और इसके लिए एक एयरशेड मैनेजमेंट अप्रोच की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, GS3 S&T 150 शब्द 10 अंक, 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार RDI फंड का लॉन्च भारत के नवाचार घाटे के लक्षणों को संबोधित करने के बजाय मूल कारण से निपटने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। चर्चा करें। रूपरेखा। परिचय। भारत के कम R&D खर्च और निजी क्षेत्र की कम भागीदारी का जिक्र, और फिर RDI फंड का परिचय। बॉडी में बताएंगे कि नवाचार घाटे का मूल कारण क्या है, यानी कम निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश का जोखिम। फिर बताएंगे कि RDI फंड कैसे इस मूल कारण को संबोधित करता है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डी-रिस्क करता है, पेशेंट कैपिटल देता है और डीप टेक को प्रोत्साहित करता है। फिर बताएंगे कि ये दृष्टिकोण में बदलाव कैसे हैं। सरकार अब सिर्फ फंड नहीं दे रही, बल्कि एक सक्षमकर्ता की भूमिका निभा रही है। निष्कर्ष, ये एक परिवर्तनकारी कदम है जो एक संरचनात्मक समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। शानदार। अब समय है आज की चर्चा पर आधारित 5 सवालों की क्विज का। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब और एक्सप्लेनेशन देना। बिल्कुल। Q1, अभ्यास त्रिशूल 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1, यह भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। 2, यह अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। 3, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का समन्वय करने वाली प्रमुख सेवा है। A, केवल 1 और 2, B, केवल 3, C, 1, 2 और 3, D, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है D, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों कथन गलत है। ये एक त्रिसेवा ट्री सर्विस अभ्यास है। सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों शामिल हैं। ये पश्चिमी मोर्चे पर राजस्थान, गुजरात, अरब सागर हो रहा है, पूर्वी तट पर नहीं। और इसका नेतृत्व नौसेना वेस्टर्न नेवल कमांड कर रही है, वायुसेना नहीं। बिल्कुल सही। Q2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण है क्योंकि SiC सेमीकंडक्टर पारंपरिक सिलिकॉन पर निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रदान करते हैं? A, उच्च वोल्टेज और तापमान पर काम करने की क्षमता। 2, बिजली रूपांतरण में कम दक्षता। 3, समान पावर रेटिंग के लिए बड़ा आकार। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर है A, केवल 1। SiC का मुख्य लाभ यही है कि ये उच्च वोल्टेज और उच्च तापमान पर काम कर सकता है। इसके कारण बिजली रूपांतरण पावर कन्वर्जन में इसकी दक्षता एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कम नहीं। इसलिए कथन 2 गलत है। और उच्च दक्षता के कारण समान पावर रेटिंग के लिए उपकरण का आकार छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं। इसलिए कथन 3 गलत है। एकदम से एक समेशन। Q3, दिल्ली के वायु प्रदूषण प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 1, GRAP चरण I, गंभीर सिवियर AQI द्वारा ट्रिगर। 2, CAQM सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति। 3, PM 2.5 10 माइक्रोमीटर से बड़े कण। 3, PM 2.5 कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? A, केवल 1 और 2, B, केवल 2, C, केवल 3, D, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है D, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों युग्म गलत हैं। GRAP चरण I, पुअर AQI 201 से 300 से शुरू होता है, सिवियर 401 से 450 से नहीं। CAQM संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति नहीं। और PM 2.5 कण 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे होते हैं, 10 माइक्रोमीटर से बड़े कण PM 10 कहलाते हैं। एक्सीलेंट। Q4, हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 अद्वितीय है क्योंकि
ए, ये समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मत्स्य पालन को कवर करने वाली पहली जनगणना है। बी, यह गति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से निजी एजेंसियों द्वारा आयोजित की जा रही है। सी, ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल और जियो रेफरेंस्ड मत्स्य जनगणना है। और डी, ये ब्लू इकोनॉमी पहल के हिस्से के रूप में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। सही उत्तर है सी। इसकी सबसे बड़ी अद्वितीयता यही है कि यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल और जियो रेफरेंस्ड मत्स्य जनगणना है। यह केवल समुद्री मत्स्य पालन मरीन फिशरीज को कवर करती है, अंतर्देशीय को नहीं। इसे सरकारी एजेंसियां CMFRI, FSI लागू कर रही हैं, निजी एजेंसियां नहीं। और यह भारत सरकार की पहल है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल Q5, हिंदुकुश क्षेत्र की उच्च भूकंपीयता सेस्मिसिटी, जिसने हाल ही में 6.3 तीव्रता का भूकंप अनुभव किया, का मुख्य कारण है। ए, अफ्रीकी और अरेबी प्लेटों का विचलन डाइवर्जेंस। बी, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे टकराना और सबडक्शन। सी, प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ ज्वालामुखी गतिविधि वॉल्केनिक एक्टिविटी। डी, सैन एंड्रियस फॉल्ट सिस्टम के साथ ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग। सही उत्तर है बी, हिंदुकुश क्षेत्र की उच्च भूकंपीयता का मुख्य कारण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का उत्तर की ओर बढ़ना और यूरेशियन प्लेट से टकराना और उसके नीचे धंसना सबडक्शन है। इसी टकराव से हिमालय पर्वत श्रृंखला भी बनी है। बाकी विकल्प गलत हैं। अफ्रीकी अरबी प्लेटों का विचलन लाल सागर पूर्वी अफ्रीका में होता है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर है और सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया में है। बहुत बढ़िया, क्विज भी हो गई। अब फ्लैश कार्ड सेक्शन। आज हमने कई महत्वपूर्ण टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की, जैसे एक्सरसाइज त्रिशूल 2025, सिलिकॉन कार्बाइड SIC, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, RDI स्कीम फंड, ग्रैप CAQM PM 2.5, नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025, वायास ऐप स्वीट हिंदुकुश रीजन, सर क्रीक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, एस्टिक 2025, 6M। इनके फ्लैश कार्ड्स बनाकर रिवाइज करना फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, ये की टर्म्स याद रखने जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये था 3 नवंबर 2025 का हमारा विस्तृत विश्लेषण। सुन लो UPSC पर। आज हमने भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना से लेकर RDI फंड, US चाइना सैन्य संचार, दिल्ली प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट, अफगानिस्तान भूकंप, उड़ीसा के साइक प्लांट और अभ्यास त्रिशूल जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात की। हमने प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस और एथिक्स के स्लिट्स पर भी चर्चा की। उम्मीद है आपको ये चर्चा इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी लगी होगी। याद रखिए, UPSC की तैयारी में निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। बिल्कुल, लगे रहिए। अगर ये सत्र अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, सुन लो UPSC को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप चाहें तो 299 रुपीस की मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस भी पा सकते हैं। हाँ, जरूर जुड़ें। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए दिन की ताज़ा खबरों और उनके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।